हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 87। इससे पहले इस कहानी के 86 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था ध्रुव, जिसके हाथ अभी जानवी के बालों में धीरे धीरे चल रहे थे, वो एकदम से रुक गए थे। वो समझ रहा था कि जानवी आहान का नाम लेकर अभी उससे क्या कहना चाहती है। वो भी जानवी की बात सुनकर कुछ पल के लिए एकदम से चुप रहता है और फिर वापस से धीरे से उसके बालों में अपने हाथों को फेरते हुए बोलता है कि आज अचानक से तुम्हें आहान के लिए एक माँ की ज़रूरत कैसे दिखाई दे गई। मतलब तुम ऐसे अचानक से उसके लिए माँ की बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें वो परेशान करता है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो जानवी। इतना आप लोग देख चुके थे, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। ध्रुव उससे क्या कहना चाहता है ये समझ कर ही जानवी जल्दी से एकदम से उसे मना करते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। आहान तो बहुत ज़्यादा सीधा बच्चा है, वो किसी को भी बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है ध्रुव जी। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि उसे माँ की ज़रूरत है? उसके लिए एक माँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ध्रुव भी जानवी की तरफ देखकर दोबारा से बोलता है। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी भी कुछ पल के लिए एकदम से चुप रहती है और फिर धीरे से बोलती है कि मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आज सुबह श्रेया चीकू के साथ यहाँ पर आई थी। तो इतना बोलकर जानवी फिर से एक बार चुप हो गई थी। हाँ, तो श्रेया चीकू के साथ आई थी, इससे आहान का क्या लेना देना है? उसे माँ की कहाँ से जरूरत पड़ गई? ध्रुव भी जानवी की तरफ देखकर बोलता है। वो आज जब श्रेया चीकू को दूध पिला रही थी ना, तब पता नहीं क्यों लेकिन आहान भी अचानक से रोने लगा था। उसे रोता हुआ देखा था मैंने। उसे चुप करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी मैंने, मम्मा ने भी की थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब श्रेया ने आहान को चुप करवाने के लिए आहान चीकू की नकल करते हुए दूध को पीने की कोशिश करने लगा था। जानवी भी धीरे से अब ध्रुव की तरफ देखकर बोलने लगती है। तो जानवी की बात समझकर अब ध्रुव बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि आज से किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेगा। वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा या फिर आहान के लिए भी वो स्टेप मदर लेकर आएगा, ऐसा वो सोचेगा भी नहीं। लेकिन ध्रुव जी, अंश की अभी एज ही क्या है? सारी ज़िंदगी तो वो ऐसे अकेले नहीं काट सकता है ना। हर इंसान को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। अंश और आहान को भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है, एक ऐसी लेडी की ज़रूरत है जो दोनों को ही संभाल सके। यू मीन अंश शादी कर ले, है ना? ध्रुव भी हैरानी से बोलता है। तो वहीं ध्रुव की बात सुनकर जानवी भी धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है और अपनी पलकों को झपकाते हुए बोलती है कि हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट मॉर्निंग में पूरा बालिया परिवार न जाने कितने ही दिनों के बाद इस वक्त आज एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेकिन आज भी सभी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। जानवी अंश और आहान को भी अपने साथ नीचे लेकर आ गई थी। आहान ने भी आज येलो टी शर्ट विद ब्लैक पैंट पहना हुआ था और वाइट शूज़ पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। देखने में तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और गोलू मोलू सा था। उस पे ये कपड़े आज सच में बहुत ही ज़्यादा जच रहे थे। सुजेता जी भी आहान को बहुत ही प्यार से लड्डू बुलाया करती थी। तो वहीं आहान, जो कि सुजेता जी के लड्डू बुलाने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था और रिएक्शन भी करता था, तो अंश भी आहान को अपने पास वाली सीट पर बैठा देता है और फिर सलीके से उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, जो कि उससे कुछ दिन पहले ही उसने स्टार्ट किया था, लेकिन बेचारा उसे अभी खाना खिला नहीं पा रहा था। अंश जैसे ही आहान को खिलाने की कोशिश करता, आहान जो कि अभी खेल समझकर अपने हाथों को खुद उछालने लगता, जिससे अंश का सारा सेरेलैक नीचे गिर जाता। अंश को थोड़ा थोड़ा सा इरिटेशन भी फील हो रहा था। आहान के ऐसे बार बार 1 2 3 करने के बाद अंश उसके गालों को सहलाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि आहान बच्चे प्लीज़ ऐसा नहीं करते हैं, डैडी आपको खाना खिला रहे हैं ना, तो फिर आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? प्लीज़ खा लो ना बेटा। अंश के ऐसे बात करने पर आहान भी और ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगता है, जिसे देखकर अंश के होंठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई थी। तो वहीं टेबल पर बैठे सभी लोग अंश और आहान को देख रहे थे। तभी जानवी भी अब अपनी जगह से उठकर आहान के पास वाली सीट पर आकर बैठकर बोलती है कि लाओ, मुझे दो, मैं खिला देती हूँ आहान को खाना। जानवी को देखकर अंश भी अब सेरेलेक का बाउल जानवी की तरफ दे देता है। जानवी भी बाउल लेकर आहान से बात करते हुए उसे एक एक करके स्पून से सेरेलेक को खाना खिलाने लगती है। जानवी के हाथ से आहान को सेरेलेक खाता देखकर अंश भी मुस्कुरा देता है और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अंश अभी खाना खा ही रहा था कि तभी सुजेता जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है।
अंश बेटा। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अंश भी अब अपना सर घुमाकर अपनी माँ की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था। जो बहुत ही सीरियस होकर अब अपनी माँ को देख रहा था और उसकी माँ भी उसे सीरियस होकर ही देख रही थी। यस मॉम, आपने मुझे बुलाया? अंश बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ रूम में आओ। इतना बोलते हुए सुजेता जी भी बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपनी चेयर से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तो वहीं सुजेता जी को ऐसे वहां से जाता देखकर अंश भी एक नज़र सभी की तरफ देखकर सीधा उठकर उनके पीछे पीछे उनके रूम में चला गया था। और वो समझने की कोशिश भी कर रहा था कि आखिरकार उसकी माँ उससे क्या बात करना चाहती है। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद सुजेता जी के कमरे का डोर ओपन होता है और अंश, जो कि अपनी लाल आंखों के साथ तेज कदमों से उनके कमरे से बाहर आ गया था, इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और बिना किसी की तरफ देखे ही सीधा अपने कमरे की तरफ ऊपर बढ़ गया था। वहीं अंश को ऐसे इतने ज़्यादा गुस्से में जाता देखकर तो ध्रुव भी एक नज़र जानवी की तरफ देखता है, जो कि अभी उसके पास ही बैठकर सुजेता जी के कमरे की ओर देख रही थी। वो भी अब सीधा अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। ध्रुव को वहां से सुजेता जी के कमरे में जाता देखकर जानवी भी अब आहान को अपनी गोद में लेकर सीधा उसके पीछे पीछे वहां से चल देती है। महेंद्र जी भी अब उनके साथ में ही थे। ध्रुव, जानवी, महेंद्र जी तीनों ही जब कमरे में आते हैं तो उन्होंने देखा कि सुजेता जी रूम में डली एक चेयर पर बैठी होकर जोर जोर से रो रही थी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। सुजेता जी को रोता देखकर तो अब ध्रुव भी जल्दी से आगे बढ़कर उनके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर उनका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि मॉम, मॉम आप रो क्यों रही हो? वो नहीं माना ध्रुव, और ना ही वो मानेगा। वो दूसरी शादी नहीं करेगा। संजना के अलावा वो किसी को भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहता है। सुजेता जी भी ध्रुव के गले लगकर रोते हुए बोलती हैं। सुजेता जी के ऐसे इतनी तेज रोने पर और गले लगने पर तो ध्रुव भी अपने हाथों को उनके बैग पर रखकर उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि मॉम, पहले तो आप शांत हो जाइए प्लीज़, आप ये रोना बंद कर दीजिए। वो मानेगा, वो ज़रूर मानेगा, उसे हम सब लोग समझाएंगे। आहान को उसकी माँ की ज़रूरत है, तो वो अकेले उसे ऐसे नहीं पाल सकता है। उसकी माँ की कमी उसे पूरी करनी ही होगी। आप प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। वो नहीं मानेगा ध्रुव, उसने साफ साफ मना कर दिया है, वो दूसरी शादी किसी के साथ भी नहीं करेगा। सुजेता जी भी वापस से रोते हुए बोलती हैं। सुजेता जी को ऐसे रोता हुआ देखकर और लाचार देखकर तो ध्रुव की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो एक नज़र जानवी की तरफ देखता है, जो कि अभी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। ध्रुव ने आज सुबह ही सुजेता जी से अंश की शादी के बारे में बात की थी, जिसके चलते उन्होंने अंश से शादी के लिए पूछा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि अंश पहले की तरह खुश रहने लगे। थोड़ी देर तक तो सुजेता जी को समझा बुझाकर ध्रुव उन्हें बेड पर आराम से लेटा देता है और फिर रेस्ट करने के लिए बोलता है। महेंद्र जी भी उनके पास ही रुक जाते हैं। ध्रुव और जानवी सुजेता जी के कमरे से बाहर निकलकर सीधा अंश के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों को भी अब ये लग रहा था कि अंश को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ही जब अंश के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि अंश बेड के नीचे उसे टेक लगाकर बैठा हुआ संजना की एक फोटो फ्रेम को अपने गले से लगाकर बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। अंश को इस तरह से रोता देखकर ध्रुव और जानवी भी, जिसके हाथों में अभी आहान था, वो अंदर आकर अंश के सामने बैठ गए थे और फिर ध्रुव, जो कि अंश के सामने आकर धीरे से अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखता है, तो वहीं अंश, जो कि अभी तब से बस रोए जा रहा था, उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके वो भी अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखता है, जहां पर ध्रुव अभी उसी की तरफ देख रहा था। ध्रुव को अपने सामने देखकर अंश भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था और उसके आंखों के आंसू एक बार फिर से बह गए थे। वो एकदम से आगे बढ़कर ध्रुव के गले से लगकर रोते हुए बोलता है कि भाई, भाई, वो आप मॉम को समझाइए ना, वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ और संजना को भूल जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप ही बताइए भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे संजना को भूल सकता हूँ? ये तो संजना के साथ चीटिंग होगी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? अंश को रोता हुआ देखकर ध्रुव उसके बाल को सहलाकर बोलता है कि शांत हो जाओ अंश, ऐसे तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर आहान का ध्यान कैसे रखेगा तू? आहान का जिक्र सुन के ही अंश का रोना अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था। अंश को अब और भी ज़्यादा तेजी से रोता देखकर तो जानवी भी अंश के करीब बैठकर बहुत ही प्यार से समझाकर बोलती है कि अंश, बात को समझो, मॉम सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। और फिर लड्डू, लड्डू जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वो तुमसे अपनी माँ के बारे में ज़रूर पूछेगा, तो फिर तुम उसे क्या बताओगे? क्या जवाब दोगे तुम लड्डू को?
आहान को मैंने अपनी माँ के लिए रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ कि आहान का ध्यान रखने के लिए हम सब लोग हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या अंश? तुम्हें तो अपने लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है ना? ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। कैसे काटोगे तुम इसे? अंश, जिसे हम अकेले नहीं काट सकते हैं कभी भी। तुम बात को समझने की कोशिश करो। जानवी भी अंश के बालों में हाथ फेर कर बोलती है। अंश भी ध्रुव के गले लग कर ही अपना सर नामे हिला देता है और बोलता है कि नहीं भाभी, मैं आहान के लिए स्टेप मदर लाने की सोच भी नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं। दीप आज भी अपनी पूरी फैमिली से अकेला रहता है, सिर्फ उसकी स्टेप मदर की वजह से। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हो। मेरा बेटा भी अकेले अपनी ज़िंदगी काटे, कभी भी नहीं कर सकता हूँ मैं ऐसा। अंश की बात सुनकर जानवी और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ रहा था कि अंश अभी किस वजह से शादी से मना कर रहा है, वो किस लिए शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन अंश, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है बच्चे। और तुम आहान की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसे मैं अपने पास रख लूँगी। वो मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा है वो। उसे ये एहसास भी नहीं होने दूंगी कभी भी कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। वो सिर्फ मेरा बेटा बनकर रहेगा। जानवी भी वापस से बोलती है, हाँ अंश, आहान इन फ्यूचर अगर आहान को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर हम उसे लीगली अपना नाम देकर उसे अपना बच्चा बना देंगे। ध्रुव भी अंश की तरफ देखकर बोलता है, अब आहान का ध्यान रखने के लिए आप सब हो तो फिर मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अंश भी अब जानवी और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोलता है, ज़रूरत है अंश, ज़िंदगी दो पहियों पर चलती है। अंश, अगर एक पहिया को कुछ भी हो गया ना, तो फिर ज़िंदगी की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा धक्के मारती है, बहुत ही ज़्यादा तड़पाती है। ध्रुव दोबारा से बोलता है। अंश, जो कि ध्रुव के गले लगकर रो रहा था, ध्रुव की बात सुनकर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर वैसे ही बैठा रहता है। और थोड़ी देर तक वैसे ही बैठे रहने के बाद अचानक से आहान रोने लगता है, जिसे देखकर जानवी भी उसे पुचकारते हुए, उसे चुप कराते हुए उठकर सीधा कमरे से बाहर चली गई थी उसके लिए दूध लाने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो भूख से रो रहा था। थोड़ी देर में ही जानवी जब लड्डू को दूध पिलाकर वापस से आती है, तो उसने देखा कि अंश अभी ध्रुव की गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। तो वहीं ध्रुव, जो कि उसका सर धीरे धीरे सहला रहा था। अंश की आंखें भी इस वक्त बंद थी और वो बहुत ही आराम से अभी ध्रुव की गोद में लेटा हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि वो रोते रोते ही सो गया था। अंश को ऐसे ध्रुव की गोद में सर रखकर सोता हुआ देखकर तो जानवी भी ध्रुव की तरफ देखती है, जो कि अभी उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा करता है। ध्रुव के ऐसे करने पर तो जानवी भी अपना सर हिलाकर लड्डू के साथ अपने कमरे में चली गई थी। और सुबह के बाद सभी सीधा अब रात को डिनर पर मिलते हैं, अंश को छोड़कर। अंश आज डिनर करने के लिए नीचे नहीं आया था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं फिर से वो बातें याद आ रही थी। अंश आज अपने कमरे से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं था। तो वहीं लड्डू आज जानवी पर ही टिका हुआ था। अंश को खाना खाने ना आता देखकर तो सुजेता जी भी बिना कुछ खाए ही उठकर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। सुजेता जी के ऐसे जाने पर तो ध्रुव भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया था, लेकिन वो बिना किसी से कुछ भी कहे, बिना किसी से कुछ सुने रूम में चली गई थी। तो सुजेता जी के जाने के बाद महेंद्र जी भी चुपचाप से उठकर चले गए थे। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर ध्रुव की आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। और पता नहीं उसके हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई थी, जो सब कुछ एक ही बार में बदल गया था। तो वहीं ध्रुव की आंखों को नम देखकर तो जानवी भी उसके पास जाते हुए उसे हक कर लेती है और बहुत ही प्यार से धीरे से बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जानवी के ऐसे हक करने पर ध्रुव भी अपना सर उसके गले में छुपाते हुए हम बोल देता है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, सब पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। बोलो ना, सब कुछ सही हो जाएगा ना। थोड़ी देर वैसे ही खड़े रहने के बाद ध्रुव भी सुचेता जी के लिए और जानवी अंश के लिए डिनर लेकर अलग अलग उन दोनों के ही कमरे में चली गई थी। जानवी के साथ लड्डू भी अंश के कमरे में खाना लेकर गया था और इधर ध्रुव अपने माँ के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गया था। ऊपर अंश का कमरा। इस वक्त जानवी जब अंश के कमरे में आती है, तो उसने देखा कि पूरा कमरा इस वक्त खाली था। वो खाने की प्लेट टेबल पर रखकर अंश को इधर उधर देखने लगती है। अंश कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंश को थोड़ा सा आवाज़ लगाते हुए ढूंढते हुए बालकनी की तरफ आ गई थी, जहाँ पर अंश अभी रेलिंग्स के पास खड़ा होकर खुले आसमान में चमक रहे तारों को देखते हुए सिगरेट के कस ले रहा था। और इस वक्त वो बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। अंश,
जानवी भी अंश के पीछे खड़ी होकर धीरे से बोलती है। जानवी की आवाज़ सुनकर अंश भी पलटकर पीछे की तरफ देखता है और फिर जानवी को देखकर वो जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को नीचे फेंक कर पैर से मसल कर बोलता है कि भाभी, आप कुछ काम था क्या आपसे? आहान आपको परेशान कर रहा है क्या? अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो लाइए, मुझे दे दीजिए। अरे नहीं, मेरा लड्डू भला मुझे क्यों परेशान करने लगा? वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो तो बहुत ज़्यादा सीधा बच्चा है, कभी भी मुझे परेशान नहीं करता है। हाँ, बस कभी कभी रोता है, लेकिन परेशान नहीं करता है। और तुम बाहर यहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो, डिनर नहीं करना है क्या? चलो, तुम्हारे लिए डिनर लेकर आई हूँ, अच्छे से बैठकर डिनर कर लो। जानवी भी मुस्कुराकर बोलती है, भाभी आज मन नहीं है कुछ भी खाने का, मुझे जब भूख लगेगी ना तो फिर मैं खुद ही किचन से खा लूँगा जाकर। अंश भी मना करते हुए बोलता है, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? इधर आओ मेरे साथ, मेरे पास आओ तुम। इतना बोलते हुए जानवी भी अंश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रूम के अंदर लेकर आ जाती है और फिर उसे सोफे पर बैठा देती है और फिर खाने की प्लेट उसके सामने सरकाते हुए बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर बोलती है कि लो, खाना खाओ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने, अब चुपचाप से ये सारा खाना खाओ। भाभी सच में। अभी अंश इतना ही बोलते हुए जानवी की तरफ देखता है, जो कि अभी उसे आंखें दिखा रही थी। जानवी को खुद की तरफ ऐसे गुस्से में घूरता देखकर तो अंश भी बेमन से ही प्लेट अपनी तरफ लेकर उसे खाना खाना शुरू कर देता है। तो वहीं अंश को खाना खाता हुआ देखकर जानवी भी अब हल्के से मुस्कुरा देती है। अंश प्लेट से थोड़ा बहुत खाना खाकर उसे नीचे रख देता है और फिर पानी पीकर जानवी की तरफ देखता है, जो कि अभी लड्डू के साथ खेल रही थी और लड्डू भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। भाभी, आपने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, जब भी आपको देखता है ना तो बस रोने लगता है। अंश भी जानवी से बोलता है, हाँ तो फिर मेरा बच्चा मुझे देखकर रोएगा ही ना, आखिरकार मैं उसकी सगी माँ ना सही बड़ी माँ तो हूँ ना। मेरा बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जानवी भी आहान के हाथ को पकड़कर उसे खिलाते हुए बोलती है। तो वहीं आहान भी जानवी को देखकर हंसने लगा था। अंश दोनों की बॉन्डिंग देखकर मुस्कुरा देता है। जानवी और अंश दोनों ही लड्डू के साथ खेल रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव आ जाता है। ध्रुव को देखकर अंश और जानवी उसी की तरफ देखने लगती हैं। ध्रुव को देखकर जानवी भी बहुत ही प्यार से बोलती है कि मॉम ने खाना खा लिया। जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव ने ना में अपना सिर हिला दिया और फिर रूम के अंदर आकर दोनों के पास बैठ गया था। मॉम ने खाना क्यों नहीं खाया है? अंश भी ध्रुव और जानवी की बात को सुनकर बोलता है, उन्हें तेरी और आहान की फिक्र होती है ना, इसीलिए वो चाहती हैं कि तू शादी कर ले। अंश, इसीलिए वो खाना नहीं खा रही, वो तुझे शादी करने के लिए बोल रही है ना, इसी वजह से। मैं मानता हूँ कि अब राज को देखना तू ही नहीं चाहता ना आहान के लिए स्टेप मदर लाएं, लेकिन क्या तू मॉम पर भरोसा नहीं है क्या तुझे? वो तेरे लिए या फिर आहान के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं चुनेंगी जो तुम दोनों को दूर कर दे। वो ऐसी लड़की कभी भी नहीं लाएंगी हमारे घर में। ध्रुव वापस से अंश को समझाते हुए बोलता है, लेकिन भाई जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो फिर मॉम क्यों चाहती है कि मैं शादी कर लूँ? मैं नहीं चाहता हूँ किसी से भी शादी करना। आहान के लिए मैं हूँ, आप लोग हो। फिर क्या ज़रूरत है किसी दूसरी लड़की से मेरी शादी करवाने के लिए? बोलो ना। लेकिन मॉम इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुबह से ना तो वो उन्होंने कुछ खाया है, ना ही कुछ पिया है। तेरे बारे में ही सोच सोच कर उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। मुझे तो डर है उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। अंश, अंश तू क्यों नहीं सुन रहा है? मॉम की बात को प्लीज मान जाना। लेकिन भाई बस अंश, बहुत हो गई है तेरी मनमानी। अभी नीचे जाकर मॉम को डिनर खिला कर आओ, जैसे भी हो मुझे नहीं पता है, बस मॉम को कुछ खिला दो ताकि वो अपनी मेडिसिन ले सके। ध्रुव भी अपनी जगह से उठकर बाहर जाते हुए बोलता है। ध्रुव की बात सुनकर तो अंश भी कुछ नहीं बोल पाया था, वो भी एकदम से चुप रह गया था। वो बस अपना सर झुकाकर नीचे नजरें करके बैठा था। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद अंश भी उठकर सीधा नीचे सुजेता जी के कमरे में गया, जहां पर उसने देखा महेंद्र जी अपने हाथों में खाना की प्लेट लिए सुजेता जी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुजेता जी खाना खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो तो भी अभी भी अपना मुंह बंद करके चुपचाप से बैठी हुई थी। मॉम, अंश भी अंदर आते हुए धीरे से बोलता है। अंश की आवाज़ सुनकर सुचेता जी भी अपनी एक नज़र उठाकर उसे देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती हैं। तो वहीं अंश भी धीरे से चलकर सुचेता जी के पास जाकर खड़ा हो गया था और फिर अपनी नम आंखों से उनकी तरफ देखकर धीरे से बोलता है कि मॉम, आप क्यों जिद कर रही हो? प्लीज़ मान जाओ ना। क्यों जिद करने का पूरा पूरा ठेका तुम लोगों ने ही लेकर रखा है? जो अपनी हर बात मनवाने के लिए तुम लोग जिद कर सकते हो, तो फिर मैं भी करूँगी, मैं भी जिद करूंगी तुम लोगों से। सुजेता जी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर नाराजगी से बोलती हैं, मॉम आपकी जिद किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं चाहता हूँ मेरी
मेरी वजह से किसी की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, नहीं चाहता हूँ मैं ऐसा। प्लीज़ मॉम ज़िद छोड़ दीजिए और डिनर कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अंश बोलता है, महेंद्र जी इसे बोलिए ना ये चला जाए यहाँ से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। अब इतना बड़ा हो गया है ये कि ये अपनी माँ की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता है। सुजेता जी के ऐसे बोलने पर तो अंश भी उनके बेड के पास आकर बैठ गया था। वो अपने घुटनों के बल बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि मैं आपकी जिद को पूरी करने के लिए संजना को धोखा कैसे दे दूं। मैं नहीं दे सकता हूं संजना को धोखा। प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत ही ज़्यादा प्यार हमेशा करता रहूँगा। जब मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है, मैं खुद ही किसी और का हूँ, तो फिर मैं कैसे शादी कर लूँ किसी से। मुझे नहीं मालूम है, ना ही मुझे तुझसे कोई बात करनी है। चला जा अब यहाँ से, अब तू बड़ा हो गया है ना, अब मेरी बात क्यों मानेगा भला। जीऊँ या फिर मरूँ तुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। सुजीता जी इतना बोलती हैं, मॉम प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए ना, आपके सिवा अब मेरा है ही कौन। अगर आपको कुछ हो गया ना तो फिर मैं तो कभी भी खुद को माफ़ भी नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं जी पाऊँगा। प्लीज़ माँ ऐसे मत बोलिए। अंश सुजेता जी की बात सुनकर जल्दी से बोलता है, अगर तू चाहता है कि मैं ऐसा कुछ भी ना बोलूँ ना तो फिर चुपचाप से शादी कर ले। सुजेता जी भी बोलती हैं। सुजेता जी की बात सुनकर अंश की आंखों से आंसू एकदम से गिर गए थे और वो बेबस होकर बोलता है कि नहीं मॉम, मुझसे ये नहीं होगा। मैं संजना के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को भी जगह नहीं दे पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा मैं किसी और से शादी। अंश के इतना बोलते ही सुजेता जी भी अपना हाथ अंश के हाथ से छुड़ाकर बोलती हैं, फिर मुझे भी खाना नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है और जब तक नहीं खाना है जब तक तो शादी के लिए हाँ नहीं कर देता है, चाहे फिर भूख से मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, मर ही क्यों ना जाऊँ मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुजेता जी के ऐसे हाथ झटक कर छुड़ाने पर तो और उनकी बात सुनकर तो अंश की आंखें एकदम से बंद हो गई थी और फिर उसके हाथ उसकी आंखों से लेकर उसकी आंखों की बूंद उसके गालों पर भी एकदम से गिरती जा रही थी। थोड़ी देर तक वैसे ही बैठे रहने के बाद अंश भी एकदम से बोलता है कि ठीक है मॉम, अगर आप ऐसे ही चाहती हो कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, वैसा ही होगा। इतना बोलते हुए अंश भी एकदम से उठकर सीधा खड़ा हो गया और फिर अपने आंसुओं को भरी आंखों से सुचेता जी की तरफ देखने लगा था, जो कि अभी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ ही देख रही थी। सुचेता जी को अब अपनी तरफ ऐसा देखता देखकर अंश वापस से बोलता है कि मॉम, मैं शादी करूंगा, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपकी बहू होगी, आहान की माँ की हैसियत से इस घर में आएगी। वो कभी भी गलती से भी गलती करके मेरी पत्नी बनने की कोशिश नहीं करेगी, तो ही मैं शादी करूंगा। अगर कोई लड़की इस बात के लिए राजी होती है कि वो मेरी पत्नी बनने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगी, तो मैं उससे शादी करूंगा। आपको मेरी कसम है, आप बिना किसी नाटक के अब खाना खा लीजिए माँ, प्लीज़। इतना बोलते हुए अंश भी बिना एक पल गवाए वहां से उनके कमरे से बाहर निकल गया था। तो वहीं सुजेता जी और महेंद्र जी भी बस उसे जाता हुआ देखता रह गए थे। कहीं न कहीं उन्हें भी थोड़ा सा दुख था अपने बेटे के लिए। सुजेता, तुम अंश पर शादी का दबाव बनाकर किसी भी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो। अंश ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी लड़की को अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं देगा। वो कभी भी किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आएगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमें उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। महेंद्र जी भी सुजेता के पास बैठते हुए बोलते हैं, आप घबराइए मत, अंश को अच्छे से जानती हूँ मैं, कैसा है वो, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई भी तकलीफ में होगा ना तो उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम जिस लड़की से उसकी शादी करवाएंगे ना, वो तो उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे का ध्यान रखेगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे बेटे को, लेकिन देखना मेरा बेटा पहले की तरह नॉर्मल होकर वापस से अब अपना पहले वाला शैतान रूप में आ जाएगा। मेरा पहले वाला शैतान अंश बन जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना बोलकर सुजेता जी भी हल्के से मुस्कुरा देती हैं। तो वहीं महेंद्र जी भी अपना सर हाँ में हिलाकर उन्हें खाना खिलाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ अंश, जो कि सुजेता जी के कमरे से निकलकर घर के बने एक मिनी बार में चला गया था, उसने इस वक्त एक बोतल को अपने मुंह से लगा रखा था, जिसे वो कुछ ही सेकंड में ख़त्म करके फर्श पर पूरी दम लगाकर जोर से पटक देता है, जिसके साथ ही उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और उस बोतल को फेंकने के बाद अंश, जो कि दूसरी बोतल को लेकर उसे पीने लगता है। कम से कम इस वक्त आधी बोतल पीने के बाद अंश वहीं पर डले हुए सोफा पर एकदम से बैठ गया था और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं और इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ
तकलीफ हो रही थी। उसका दिल तो अभी बस संजना से मिलने का कर रहा था। मुझे माफ़ कर देना संजना, मैं मजबूर था। अगर शादी के लिए हाँ नहीं करता तो मॉम खाना नहीं खाती, और अगर वो खाना नहीं खाती तो फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती। मैं उनके सामने मजबूर हो गया था संजना, मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उम्मीद करूँगा कि तुम मेरी हालत समझ रही होगी, जहाँ कहीं भी होगी तुम। हंस भी अपनी आंखों को बंद करके धीरे से खुद से बोलता है। 2-3 दिन इसी तरह से निकल गए थे, लेकिन इस बीच हंस ने किसी से भी कोई भी बात नहीं करी थी। तो वहीं सुजेता जी ने भी इन 3-4 दिनों में न जाने हंस के लिए कितनी ही लड़कियों को देख लिया था, लेकिन उन्हें उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें तो हंस के लिए सबसे अलग लड़की चाहिए थी। आज सुजेता जी पंडित जी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। पंडित जी उन्हें एक लड़की का फोटो देते हुए बोलते हैं कि ये देखिए, जैसा आप चाहती हैं ना, वो ये वैसी ही लड़की है, एकदम से सीधी, सुशील और समझदार है। सुजेता जी भी पंडित के हाथ से वो फोटो को लेकर देखने लगती हैं। वो फोटो देखने में बहुत ही प्यारी थी। उसमें एक 22 से 23 साल की लड़की थी, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। गोरी रंग, भूरी आंखें, बहुत ही शांति से दिख रही थी। फोटो में देखते ही सुजेता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हमें ये लड़की पसंद आ गई। ये कौन है और इसकी फैमिली में कौन कौन है? सुजेता जी बोलती हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि जी, इसका नाम ज्योति है। बहुत ही संस्कारी लड़की है। इसका एक छोटा सा भाई है, पिता है, माँ बाप है। ये 10 साल की थी तभी दुनिया को छोड़कर चल बसी थी इसकी माँ। पंडित जी बोलते हैं। तो पंडित जी की बात सुनकर सुजेता जी भी अपना सर हिला देती हैं, और तभी जानवी भी आहान को अपनी गोद में लेकर नीचे आ जाती है और फिर सुजेता जी के पास बैठ गई थी। सुजेता जी भी जानवी को आया देखकर उसे ज्योति का फोटो दिखाती हैं, जिसे देखकर जानवी भी बस हल्के से मुस्कुरा देती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। थोड़ी ही देर में पंडित जी वहां से चले गए थे और सुजेता जी अब बस अंश का वेट कर रही थी कि जल्दी से अंश आ जाए और वो उन्हें फोटो दिखा सके, अंश को फोटो दिखाकर बात को आगे बढ़ा सके। शाम के करीब 5 बजे का समय था। अंश थका हारा सा ऑफिस से घर वापस आकर सीधा ऊपर जाने लगता है कि तभी उसके कानों में सुजेता जी की आवाज़ पड़ती है। अंश, अंश रुको बेटा। सुजेता जी की आवाज़ सुनकर अंश भी अपनी जगह पर रुक गया था और फिर अपना सर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर सुजेता जी अभी उसके पास आते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सुजेता जी की बात सुनकर अंश भी अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। तो वहीं सुजेता जी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई फोटो अंश की तरफ बढ़ाकर बोलती हैं कि मैंने इस लड़की को तुम्हारे लिए चुना है, एक बार देख लो बेटा, ताकि कल हम सब इसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए इसके घर पर जाएं और तुम्हारे और इस लड़की के रिश्ते को पक्का कर सकें। बस तुम एक बार इस लड़की की फ़ोटो को देख लो। सुजेता जी की बात सुनकर अंश की भौहें आपस में मिल गई थी और फिर वो एक नज़र फ़ोटो को देखकर धीरे से बोलता है कि आपने देख लिया है ना माँ, तो बस वही बहुत है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। उम्मीद करूँगा कि अब आप मुझे फ़ोटो देखने के लिए बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करेंगी। इतना बोलकर अंश बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना फोटो देखे ही सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया था। तो वहीं सुजेता जी भी बस अभी अंश की बात सुनकर उसे जाता हुआ देखता रह गई थी, और कहीं न कहीं वो अभी अपने बेटे के दिल की बात को भी समझ रही थी कि वो अभी बिल्कुल भी शादी करने के मूड में नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुजीता जी ने आज अंश को अपनी कसम देकर जैसे तैसे अपने साथ ज्योति के घर पर चलने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन अंश बिल्कुल भी मान नहीं रहा था। उस वक्त उसे गाड़ी में सुजेता जी, अंश, जानवी, आहान, महेंद्र जी चारों ही एक गाड़ी में मौजूद थे। अंश और जानवी पीछे अलग गाड़ी में थे। जानवी आहान को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी और अंश को बार बार समझा रही थी कि वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी ना कह दे जिसकी वजह से सुजेता जी को एम्बेरस फील करना पड़े। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति से रहे। तो वहीं अंश भी इमोशनलेस होकर साथ में बैठकर सामने की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो उसके साथ अभी क्या हो रहा है और क्या नहीं। थोड़ी ही देर में सुजेता जी की गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकती है। उनकी गाड़ी के पीछे अंश की गाड़ी रुकती है। गाड़ियों के रुकने के बाद अंश, जानवी गाड़ी से बाहर निकलकर सुजेता जी और महेंद्र जी के पास जाकर खड़े हो गए थे। चारों ही अपने सामने बने एक छोटे से घर की तरफ देखने लगते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर को देखकर महेंद्र जी आगे बढ़कर घर के डोर बेल को बजाते हैं और फिर कुछ ही देर में एक 17 से 18 साल का लड़का डोर को खोलकर सामने खड़े वीआईपी लोगों को देखकर विनम्रता पूर्वक बोलता है, जी कहिए,
क्या ये राकेश वर्मा जी का घर है? महेंद्र जी बोलते हैं, जी हाँ, ये उनका ही घर है। आप लोग कौन? हमने आपको पहचाना नहीं। वो लड़का भी वापस से बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर बोलता है, बेटा, हम मतलब मेरा नाम महेंद्र बालिया है और हम यहाँ पर तुम्हारे पापा से कुछ खास बात करने के लिए आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? महेंद्र जी भी बहुत प्यार से बोलते हैं, कौन है बिट्टू? तू किसी से बाहर खड़ा होकर बात कर रहा है? जल्दी से आकर कुछ खा लेना, फिर कॉलेज के लिए लेट होगा तो फिर बिना कुछ खाए ही निकल जाएगा। अंदर से एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि सभी के कानों में पड़ती है। तो वहीं अपनी बहन की आवाज़ सुनकर वो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ दीदी, बस अभी आया। पता नहीं कुछ लोग आए हैं ना, बोल रहे हैं कि पापा से कुछ काम है, उनसे मिलने के लिए आए हैं। अपने भाई की बात सुनकर ज्योति भी जल्दी से बाहर आते हुए उसे साइड करके बाहर खड़े हुए सुजेता जी और महेंद्र जी, जानवी, अंश, आहन को देखती है, जो कि अभी अपनी उंगलियों से खेल रहा था। तो वहीं अंश, जो कि अपने फ़ोन में बिजी था, जी आप लोग अंदर आइए ना, मैं पापा को अभी बुलाती हूँ, आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? फिर अपने छोटे भाई को आंखें दिखाकर वो बोलती है कि माफ़ कीजिएगा, इसे पता नहीं है ना, मेहमानों को ऐसे बाहर खड़ा नहीं रखना चाहिए, उन्हें घर के अंदर लाना चाहिए, ये अभी थोड़ा सा पागल है ना, इसीलिए। इतना बोलते हुए ज्योति भी एक तरफ हट के सभी लोगों को अंदर आने की जगह देती है। तो वहीं सभी लोग ज्योति का बिहेव देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गए थे। ज्योति ने उस वक्त एक ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसे देखकर मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। जानवी अंश को अंदर चलने के लिए बोलती है। जब अंश का ध्यान अपने फ़ोन से हटा तो सभी लोग अंदर आकर घर में बने एक छोटे से हॉल में डले हुए सोफे पर बैठ गए थे। तो वहीं ज्योति भी अपने भाई को अभी अपने पापा को राकेश जी को बुलाने के लिए बोलती है और फिर खुद सीधा किचन में जाकर सभी के लिए पानी लेकर आती है। वो सभी को मुस्कुराते हुए पानी देती है, लेकिन अंश, जो कि अभी अपने फ़ोन में बिजी था, उसने ज्योति की ट्रे से पानी नहीं लिया था। तो वहीं अंश के पानी ना लेने पर ज्योति को बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लगा था और थोड़ा सा बुरा भी लगा था। वो एक नज़र उसे देखकर वापस से किचन में चली गई थी। ज्योति के जाते ही राकेश जी भी नीचे आते हैं और फिर बालिया परिवार को देखकर जल्दी से उनके सामने खड़े होते हुए बोलते हैं कि सर, आप यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी मुझसे काम था तो फिर मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों करी? राकेश जी की बात सुनकर महेंद्र जी भी उन्हें अपने पास बैठने का इशारा करते हैं, जिसे समझकर राकेश जी भी उनके पास बैठ गए थे। राकेश, ये तुम्हारा घर है? मुझे नहीं मालूम था, कंपनी छोड़ने के बाद तुम मुझे ऐसे मिलोगे? महेंद्र जी भी बहुत ही प्यार से और मुस्कुराते हुए राकेश की तरफ देखकर बोलते हैं, जी सर, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज अचानक से कोई बात, कोई ऐसा कोई काम है क्या जो आपको यहाँ पर आना पड़े? राकेश जी भी थोड़ा सा उदास होकर बोलते हैं, हाँ वो मैं, महेंद्र जी इतना ही बोल पाए थे कि तभी ज्योति सभी के लिए चाय लेकर बाहर आ जाती है और फिर सभी को चाय दे देती है। लेकिन इस बार भी अंश अपने फ़ोन में लगा हुआ था और उसने चाय नहीं ली थी, जिसे देख ज्योति की भौएं आपस में मिल गई थी और फिर वो खुद से ही धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोलती है कि यार, बड़ा अजीब इंसान है, जब से आया है बस फ़ोन में ही घुसा है, ना किसी से लेना देना है और ना ही कुछ खाना पीना है। इतना सोचकर ज्योति भी चाय की ट्रे टेबल पर रखकर अपने भाई के पास आकर खड़ी हो गई थी। जी सर, कहिए, आप कुछ कह रहे थे क्या? राकेश जी वापस से बोलते हैं, वो मैं तुम्हारी बेटी ज्योति का हाथ अपने छोटे बेटे अंश के लिए मांगने के लिए आया हूँ। उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे निराश करके वापस नहीं भेजोगे। इतना बोलकर महेंद्र जी एकदम से चुप हो गए थे। तो वहीं उनकी बात सुनकर ज्योति की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से सभी के पास से किचन में चली गई थी। तो वहीं राकेश जी भी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से महेंद्र जी की तरफ देख रहे थे। क्या 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 कहा आपने? आप मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए? इतना बोलकर वो एकदम से चुप हो गए थे। हाँ, हमें तुम्हारी बेटी अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि ज्योति ही हमारे घर की छोटी बहू बने, मेरे घर में आए। महेंद्र जी भी खुश होकर बोलते हैं। तो महेंद्र जी की बात सुनकर राकेश जी भी अब अपने चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी के भाव दिखाने लगे थे, जिन्हें पढ़कर सुजेता जी बोलती हैं कि क्या हुआ है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुजेता जी के ऐसे पूछने पर राकेश जी धीरे से बोलते हैं, नहीं वो इतना बोलकर राकेश जी फिर से चुप हो गए थे। अगर कोई बात है तो फिर आप हमें बता सकते हैं।
हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, नहीं वो मैं ऐसे कैसे ज्योति से बात किए बगैर ही कुछ इतना बोलकर राकेश जी वापस से चुप हो गए थे और फिर वहीं उनकी बातों में छुपी हुई उनकी हिचकिचाहट को देखकर सुजेता जी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप ज्योति से बात करना चाहें ना तो फिर आप आराम से उससे बात कर लीजिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुजेता जी की बात सुनकर राकेश जी भी अब अपना सर हाँ में हिलाकर उठकर सीधा किचन में चले गए थे, जहाँ पर ज्योति अभी अपना चेहरा दूसरी तरफ किए बगैर खुद को ही बिजी दिखाने का नाटक कर रही थी। ज्योति, राकेश जी बोलते हैं, जी पापा। ज्योति भी बिना उनकी तरफ देखे ही बोलती है, तुमने उनकी बातें तो सुन ही ली होंगी बेटा, वो तुम्हारे लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं, तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि क्या करेगी ज्योति फैसला, और क्या ज्योति के आने से अंश की ज़िंदगी में हो जाएगा पूरा बदलाव, क्या वो पहले की तरह हो जाएगा? क्या होगा इस कहानी में आगे? कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ देखते रहिए नफ़रत या मोहब्बत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।